अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्कशन ऑफ लेंज़ेस लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर हमने जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट के एक्सप्रेशंस डिस्कस किए थे उसमें नेगेटिव साइन आ रहा था। उस नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस हमने हर फार्मूला के साथ अलहदा से डिस्कस की थी। आज हम उस नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस के लिए एक जनरलाइज्ड रूल डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है लेंज़ेस लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो डिटेल डिस्कशन के लिए चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लेंज़ेस लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हमने ये बताना है कि लेंज़ेस लॉ रशियन फिजिसिस्ट हेनरिच फ्रेडरिच एमिल लेंज के नाम से मशहूर है और इसने ये लॉ 1834 में फॉर्मुलेट किया था। इसके लिए हम जरा इंड्यूस्ड ईएमएफ के रिलेशंस जरा देख लेते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए अभी तक हम जो दो रिलेशंस पढ़ चुके हैं उनमें है E - VBL sin थीटा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पढ़ चुके हैं, E - n डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। अभी फर्दर हम दो फार्मूलाज और भी पढ़ेंगे। एक होगा म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ का जिसका एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा जाएगा, और एक होगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का जिसका एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा जाएगा। और चूंकि करंट I E/R के इक्वल होता है, सो इंड्यूस्ड करंट के लिए जो एक्सप्रेशन बनेंगे वो होंगे I - VBL sin थीटा ओवर R, या फिर I -n/R डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, या फिर IS -m/RS डेल्टा IP बाय डेल्टा टी। अब ये टर्म्स क्या हैं, ये जब हम इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे उस वक्त डिस्कस कर लेंगे। सो IL -L/R डेल्टा I बाय डेल्टा टी। इन तमाम एक्सप्रेशंस में नेगेटिव साइन आ रहा है, और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? अगर करंट के एक्सप्रेशंस के हिसाब से स्टेटमेंट लिखी जाए तो क्या लिखी जाएगी? लिखी जाएगी द डायरेक्शन ऑफ द induced current is always so as to oppose the change which causes the current। ये स्टेटमेंट आप 10th में भी पढ़ चुके हैं, और स्टेटमेंट क्या थी? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। सो अगर इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो वो कॉज रिलेटिव मोशन ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड है। इस एक्सप्रेशन के मुताबिक चेंज इन फ्लक्स थ्रू अ कॉइल है। इस एक्सप्रेशन के तहत चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल है। इस एक्सप्रेशन के तहत ये चेंज इन करंट इन द कॉइल इटसेल्फ है। सो हर एक्सप्रेशन में आने वाला नेगेटिव साइन किसी ना किसी चेंज को अपोज करने को इंडिकेट कर रहा है। अगर यही स्टेटमेंट हम ईएमएफ के एक्सप्रेशन के हिसाब से लिखते हैं तो हम लिखते हैं द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। और अगेन यहाँ पे इन एक्सप्रेशंस में ये टर्म्स चेंज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और नेगेटिव साइन इन चेंजिंग टर्म्स की ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इस तरीके से आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी है, और ये स्टेटमेंट किसकी है? ये स्टेटमेंट है लेंज़ेस लॉ की।
सो इसके लिए हम हेडिंग लिख देते हैं स्टेटमेंट की। नेक्स्ट हमने ये बात एक्सप्लेन करनी है कि जो लेंज़ेस लॉ है ये किसके बारे में है। लेंज़ेस लॉ प्राइमरीली किसके लिए है? ये इंड्यूस्ड करंट के लिए है। और जब आप एक दफा इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हो तो फिर आप इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव बनेगा, कौन सा टर्मिनल नेगेटिव बनेगा। अब इस बात को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, और वो एग्जांपल किसकी है? अ बार मैग्नेट इन relative motion with respect to a coil. Let's say ये एक कोर मटेरियल है। ये कोर मटेरियल फिलहाल हमने वैक्यूम ही कंसीडर करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग में आसानी के लिए हम यहाँ पे एक मटेरियल की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वरना ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे मटेरियल मौजूद ही हो। इस कोर के ऊपर हमने एक कॉइल वाइंड की हुई है इस तरह से। एक कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे इस कोर के ऊपर इस तरह से वाइंड किए गए हैं। वाइंड की दूसरी फॉर्म क्या होती है? वूंड, WOUND। ठीक है जी। सो इस तरीके से ये नंबर ऑफ टर्न्स इस कोर के ऊपर वाइंड किए गए हैं और ये कनेक्शंस हैं। अब हमने इन कनेक्शंस को कनेक्ट किया हुआ है एक गैल्वानोमीटर के क्रॉस, और हम यहाँ पे एक स्विच भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से। अब हम इसके करीब एक बार मैग्नेट रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हमने रिलेटिवली मूव करना है इस तरह से। ये एंड इसका नॉर्थ एंड है और ये एंड इसका साउथ एंड है, और इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही है वो इस कॉइल में से पास कर रही हैं इस तरह से। जाहिर बात है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो लूप कंप्लीट करती हैं। सो ये मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और इस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे ज़रा सी साइड से पास करेंगी वो इस तरह से बेंड करेंगी। और उसके बाद जो साइड वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनको हम ज़रा ज़्यादा बेंड रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से कि ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये हमारी इस लूप में से पास नहीं कर रही। अब जब तक ये जो मैग्नेट और क्वाइल्स हैं ये रिलेटिवली रेस्ट में हैं, तब तक इस क्वाइल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही कोई इंड्यूस्ड करंट होगा, ना ही कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी। अगर हम इस सर्किट को ऑन कर दें, क्लोज सर्किट कर दें, और अब हम इस मैग्नेट को मूव करते हुए इस क्वाइल के करीब लेके आए, दैट मीन्स ये मूवमेंट की डायरेक्शन है, तो क्या होगा कि इस क्वाइल या लूप ऑफ वायर्स के अंदर से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो तादाद है या जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर है वो इंक्रीज कर जाएगा। स्टूडेंट्स, डेली लाइफ में जब हम किसी टेबल को पुश करते हैं तो वो क्या करता है? हमारी पुश की फोर्स को सपोर्ट करता है या अपोज करता है? एक तो चूंकि फ्रिक्शन मौजूद है, इसलिए अगर हम किसी टेबल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश हमें करता है, दैट मीन्स रिएक्शन की फोर्स अप्लाई करता है। इवन अगर ये टेबल वैक्यूम में पड़ा हो, कोई फ्रिक्शनल फोर्स ना मौजूद हो, तो भी जब हम इस टेबल को पुश करेंगे तो टेबल हमारे ऊपर एक बैकवर्ड फोर्स लगाएगा ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स, और हमें टेबल को मूव करवाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हम उसके ऊपर वर्क करेंगे और उसको काइनेटिक एनर्जी गेन करवा देंगे। फिर जब हम उसको वैक्यूम में रिलीज कर देंगे तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी तरीके से जब हम इस मैग्नेट को इस कॉइल के करीब लाने की कोशिश करेंगे तो ये कॉइल क्या करेगी? इस मैग्नेट के नॉर्थ के सामने अपना नॉर्थ बनाएगी और इसके ऑपोजिट साइड के ऊपर अपना साउथ बनाएगी। दैट मीन्स कॉइल क्या चाहेगी?
कॉइल चाहेगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में बन जाएं। इस तरह से यहाँ पे कॉइल अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाना शुरू कर देगी। लेकिन कॉइल अपनी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना सकती है? कॉइल के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाने का एक ही तरीका है, वो ये कि उसके अंदर करंट फ्लो करे या चार्जेस किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर को क्रॉस करना स्टार्ट कर दें। राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर हम अपने राइट हैंड की फिस्ट में किसी कंडक्टर को ग्रैस्प करते हैं इस तरीके से कि हमारा जो थंब है वो पॉइंट करे कन्वेंशनल करंट फ्लो की डायरेक्शन को, तो जो हमारी फिंगर्स का कर्ल है इस तरह से, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को। इसका मतलब है कि इस तरह से अगर करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से सर्कल कंप्लीट कर रही होंगी। अगर हम इस कंडक्टर वायर को बिल्कुल साइड व्यू से देखें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू द पेज हैं और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर हैं। अगर हम इस तरीके से यहाँ पे इस वायर को लूप की सूरत में बेंड कर दें तो तमाम डॉट्स इंटीरियर्स में और तमाम क्रॉसेस एक्सटीरियर्स में आ जाएंगे। तमाम डॉट्स जो इंटीरियर्स में आ रहे हैं वो एड अप होके यहाँ पे इस तरफ नॉर्थ बनाएंगे टुवर्ड्स अस और हमसे अवे इनटू द पेज साउथ बनाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक लूप ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। इसी तरीके से अगर ये बेंडिंग इस डायरेक्शन में बना दी जाए तो तमाम क्रॉसेस इंटीरियर्स में और तमाम डॉट्स एक्सटीरियर्स में आएंगे। नतीजा क्या होगा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज बनेगी टुवर्ड्स अस साउथ होगा और इनटू द पेज नॉर्थ बनेगा। इस डिस्कशन के रेफरेंस में हम ये देख सकते हैं कि अगर हम अपनी राइट हैंड के फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल कर लें तो जो हमारा थंब है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देता है। अगर हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को इस तरह कर्ल करेंगे तो थंब हमें इनटू द पेज बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता देगा। इसका मतलब है कि अगर हमने इस डायरेक्शन में ये एक्सप्लेन करना है कि नॉर्थ किस तरह से बना, तो जब हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, राइट हैंड कर्ल रूल, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो करंट फ्लो है वो इस डायरेक्शन में होना लाजमी है। जब तक इस डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं होगा तब तक यहाँ पे इधर नॉर्थ और यहाँ पे साउथ नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो किया है, इसका मतलब है यहाँ पे करंट अपवर्ड आया है, यहाँ पे करंट डाउनवर्ड फ्लो किया है और गैल्वानोमीटर से टुवर्ड्स राइट करंट पास किया है और गैल्वानोमीटर की नीडल जो है वो क्या करेगी? वो इस तरीके से डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट करेगी। डिपेंड करता है आपने कनेक्शन किस तरह से लगाया है। डिफ्लेक्शन ऑपोजिट साइड पे इस तरह से भी हो सकती है, लेकिन किसी भी एक साइड के ऊपर गैल्वानोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट करेगी। इस तरीके से यहाँ पे एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे इस सर्किट को क्लोज ना करें बल्कि ओपन सर्किट रखें तो चूंकि इस एंड को ये कॉइल करंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी, इसलिए ये एंड, ये टर्मिनल पॉजिटिव बन जाएगा और इस एंड से चूंकि करंट, कन्वेंशनल करंट एक्सट्रैक्ट करने की कॉइल कोशिश कर रही है, इसलिए ये एंड नेगेटिव बनेगा। इस तरीके से हमने पहले क्या किया है, लेंज़ लॉ की स्टेटमेंट अप्लाई करके कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट, हमने इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकाली है और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर ली है। हम ये बात जानते हैं कि इंड्यूस्ड करंट ईएमएफ से इस तरह से लिंक्ड है। जब ओपन सर्किट है, रेजिस्टेंस इंफिनिटी है, तो करंट जीरो हो जाएगा, लेकिन ईएमएफ इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ईएमएफ तब भी मौजूद होगी जब ओपन सर्किट होगा, और जब ओपन सर्किट होगा तो ये कॉइल इधर नॉर्थ और साउथ बनाने की सिर्फ कोशिश ही कर सकती है, वो बना नहीं पाएगी क्योंकि करंट नहीं घूमेगा, और जब करंट ऑर्बिट नहीं करेगा इस कॉइल के अंदर तो नॉर्थ और साउथ भी नहीं बनेंगे और ये कॉइल अपने करीब आते हुए मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अपोज भी नहीं कर पाएगी। अब हम अवे मूवमेंट के लिए यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं कोर मटेरियल इस तरह से। अब अगेन हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को वाइंड होता हुआ शो करते हैं इस तरह से।
और यहाँ पे इसके कनेक्टिंग टर्मिनल्स हैं और ये कनेक्टिंग टर्मिनल्स हमने कनेक्ट करने हैं पहले की तरह गैल्वानोमीटर के साथ और हमने एक स्विच के थ्रू ये कनेक्शन बनाना है इस तरह से। अगेन हम यहाँ पे मैग्नेट ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। लेट्स से ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है और इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज हो रही हैं उनकी डायरेक्शंस हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जो जरा सी साइड वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से जब ये मैग्नेट मूव करके इस कॉइल के करीब आ चुका है तो यहाँ पे आप पहले से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं और ऑब्वियसली करीब आते हुए भी इस कॉइल ने इस मैग्नेट को अपोज किया है, नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनाए रखा है। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह की मैंने आपको एग्जांपल दी कि जब आप एक टेबल को पुश करते हो तो वो आपको अपोज करता है, चाहे फ्रिक्शन मौजूद हो या ना हो, वो आपके ऊपर रिएक्शन की फोर्स एक्सर्ट करता है। अब जरा मुझे बताइए कि अगर आप टेबल को पुश करने के बजाय पुल करें तो क्या अब वो आपको सपोर्ट करेगा या अभी अपोज ही करेगा? तो डियर स्टूडेंट्स, आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो, आप टेबल को भले अपनी तरफ से अवे पुश करो या टुवर्ड्स योर सेल्फ पुल करो, टेबल का काम है अपोज करना, चाहे फ्रिक्शन मौजूद हो या ना हो। रिएक्शन की फोर्स हमेशा आपकी अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट साइड के ऊपर ही होती है। तो जब आपने प्रीवियस केस में मैग्नेट को कॉइल के करीब पुश किया तो कॉइल ने उसको अपोज किया। अब जब आप मैग्नेट को अवे फ्रॉम कॉइल पुल करने की कोशिश करोगे तो अब भी ये अपोज ही करेगा। दैट मीन्स जब आप यहां से इस मैग्नेट को लेफ्ट साइड के ऊपर मूव करोगे तो चूंकि इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास कर रही हैं, दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए या फिर बी ए कॉज ऑफ थीटा, इस फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी और कॉइल को ये बात जरा पसंद नहीं आएगी कि उसमें से फ्लक्स डिक्रीज कर जाए, इसलिए वो दूर जाते हुए मैग्नेट को रोकने की कोशिश करेगी। और एक दूर जाते हुए मैग्नेट को रोकने का कॉइल के पास सिर्फ एक मेथड है, वो ये कि नॉर्थ के सामने साउथ बना ले और अवे साइड के ऊपर नॉर्थ बना ले, ताकि नॉर्थ और साउथ अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से एक दूसरे से दूर ना जाएं। अगर ये सर्किट ओपन हुआ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सर्किट को क्लोज करते हैं। और अगेन इस लॉजिक के तहत अगर नॉर्थ इस तरफ बनना है तो जब आप अपने राइट हैंड के थंब को इस तरफ ओपन करोगे, इस तरफ पॉइंट करोगे, तो जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो इस तरह से कर्ल कर रही होंगी। दैट मीन्स करंट की डायरेक्शन ये होगी कि यहाँ पे डाउनवर्ड करंट फ्लो करेगा और यहाँ पे अपवर्ड करंट फ्लो करेगा। और अब करंट थ्रू गैल्वानोमीटर टुवर्ड्स आर लेफ्ट होगा, जबकि प्रीवियस केस में वो करंट की डायरेक्शन क्या थी, वो टुवर्ड्स आर राइट थी। सो इस वजह से गैल्वानोमीटर की नीडल अगर पहले इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन कर रही थी तो अब इस डायरेक्शन में करेगी, या अगर पहले इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन कर रही थी तो अब इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन करेगी। तो गैल्वानोमीटर की नीडल ऑपोजिट साइड के ऊपर डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट करेगी। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक हमने इंड्यूस्ड करंट की बात की, लेंज़ लॉ अप्लाई किया, पहले इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अब अगर सर्किट ओपन कर दिया जाए तो करंट फ्लो नहीं कर सकता। इसकी वजह से ये एंड चूंकि करंट प्रोवाइडिंग एंड बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। ये एंड चूंकि करंट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, कन्वेंशनल करंट की बात हो रही है, तो ये एंड नेगेटिव बन जाएगा और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ईएमएफ सिर्फ डिपेंड करती है चेंज इन फ्लक्स के ऊपर, हमारे इस फार्मूले -n डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी के ऊपर। सो चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम और नंबर ऑफ टर्न्स, इन चीजों के ऊपर ईएमएफ डिपेंड कर रही है। रेजिस्टेंस के ऊपर इसकी डिपेंडेंस नहीं है, रेजिस्टेंस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ करंट ही डिपेंड करता है। सो रेजिस्टेंस आपने ओपन सर्किट की इन्फिनिटी कर दी तो करंट जीरो हो जाएगा। हाँ, सर्किट क्लोज करोगे तो रेजिस्टेंस लो होते ही करंट हाई होगा। सो इंड्यूस्ड करंट के फ्लो के लिए पाथ कंप्लीट होना, सर्किट क्लोज होना या ऑन होना लाजमी है। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए ऐसा बिल्कुल भी लाजमी नहीं है, लेकिन हमने डायरेक्शन पहले किसकी निकालनी होती है,
वो हमने इंड्यूस्ड करंट की ही निकालनी होती है। नेक्स्ट जो हेडिंग हमने लिखनी है वो है लेंज़ेस लॉ इज अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस तरह से, जैसे कि टेबल की एग्जांपल दी, टेबल को पुश करो तो वो आपकी पुश को अपोज करता है, पुल करो तो वो आपकी पुलिंग फोर्स को अपोज करता है, और आपको टेबल के ऊपर वर्क करके उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इसी तरीके से जब आप यहाँ पे एक मैग्नेट को पुश या पुल करते हो तो वो आपकी इस पुश या पुल को अपोज करता है और आपको इस पुशिंग या पुलिंग को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, वर्क डन करना पड़ता है। सो इस बात को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट्स से वी हैव अ सेट ऑफ मेटालिक रेल्स। और इन मेटालिक रेल्स के अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है इनटू द पेज। सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से हम क्रॉसेस रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम यहाँ पे करंट फ्लो को डिटेक्ट करने के लिए एक स्विच से होते हुए गैल्वानोमीटर भी कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से, और हम यहाँ पे एक रॉड प्लेस करते हैं। इस रॉड की जो लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से हम लेंथ ड्रॉ कर रहे हैं। और जब हम इस रॉड के ऊपर कोई एक्सटर्नल पुशिंग फोर्स अप्लाई करते हैं इस तरह से कि लेट्स से आप यहाँ पे पुशिंग फोर्स इस तरफ अप्लाई कर रहे हो, इस पुशिंग फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्सटर्नल के साथ। तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे हमने एक्सर्ट की है और यहाँ पे इस रॉड ने एक वेलोसिटी v गेन कर ली है, और ये जो तमाम चार्जेस इस रॉड के अंदर मौजूद हैं ये भी सेम इसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। हम ये बात जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका एक्सप्रेशन q v क्रॉस b है किसी भी मूविंग चार्ज कैरियर के लिए जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो, और इसके लिए जो डायरेक्शनल एक्सप्रेशन है वो एफ बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू v यूनिट वेक्टर क्रॉस b यूनिट वेक्टर है। q पॉजिटिव है इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगाया। अगर हम नेगेटिव चार्ज कैरियर्स की बात करते हैं तो उसमें नेगेटिव साइन भी आता है इस डायरेक्शनल फार्मूले में, यहाँ पे फिलहाल नहीं आएगा। अगर हम रेफरेंस के तौर पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और बोर्ड से बाहर आते हुए इस डायरेक्शन में जेड एक्सिस यूज करें तो हमें ये बात यहाँ से पता चल जाएगी कि जो वेलोसिटी है वो हमारे रेफरेंस एक्सिस के मुताबिक किस तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज अप्लाइड है। सो एक्सप्रेशन बनेगा माइनस आई क्रॉस के। सो इस वजह से यहाँ पे जो शॉर्टकट मेथड यूज होगा आई जे के, वो क्या आंसर देगा, वो आंसर देगा माइनस ऑफ माइनस जे। माइनस पहले ही मौजूद है और माइनस अब आएगा, क्यों? क्योंकि आई क्रॉस जे का आंसर क्या होता है के, जे क्रॉस के आई और के क्रॉस आई जे होता है। अगर आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे आंसर आएगा। तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स जो इन चार्ज कैरियर्स के ऊपर लगेगी उनकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस जे डायरेक्शन होगी। सो इनके ऊपर एक्सर्ट होने वाली मैग्नेटिक फोर्स अपर डायरेक्शन में है और उसको हम यहाँ पे एफ बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस एफ बी की वजह से जो कन्वेंशनल करंट फ्लो की डायरेक्शन है वो भी इस रॉड में क्या होगी, वो भी इस रॉड में अपवर्ड होगी। सो यहाँ पे ये करंट फ्लो की डायरेक्शन रिप्रेजेंट की जा रही है आई। ये डायरेक्शन हम यहाँ पे राइट हैंड रूल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट मैथमेटिकली अप्लाई करके फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को ओपन करें वेलोसिटी की डायरेक्शन में, फिर कर्ल कर लें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इनटू द पेज, तो थंब आपका इसी फोर्स की डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा जिस डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट मेंटेन होना है इस जगह से। या फिर आप राइट हैंड पाम रूल के मुताबिक अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इनटू द पेज ओपन कीजिए, थंब को राइट डायरेक्शन में ओपन कीजिए, नॉर्मल टू द पाम अपवर्ड होगा जो अगेन मैग्नेटिक फोर्स को बताएगा जिस डायरेक्शन में करंट मेंटेन होता है। और अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना चाहें
तो यहाँ पे फर्स्ट फिंगर इनटू द पेज, सेकंड फिंगर टुवर्ड्स राइट और थंब अपवर्ड पॉइंट आउट करते हुए मैग्नेटिक फोर्स की वही डायरेक्शन देगा जो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इस वजह से इस रॉड के एक एंड के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस जमा होना शुरू हो जाएंगे और दूसरे एंड के ऊपर नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कैरियर्स के ऊपर फोर्स बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी और जो ऊपर वाली रॉड है ये पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगी, पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ जाएगी और जो लोअर रॉड है वो नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर आ जाएगी। तो अभी यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मौजूद नहीं है, ओपन सर्किट के अंदर मैग्नेटिक फोर्स और डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो चुकी हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने भी तो मेंटेन होना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो डाउनवर्ड होगी, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट होगी। इस वजह से अगले आने वाले चार्ज कैरियर्स के ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स भी एक्ट कर रही होगी जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। सो जब आप इस पाथ को कंप्लीट कर देंगे तो अब यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे और अब इलेक्ट्रिक फोर्स कंपैरेटिवली वीक हो जाएगी मैग्नेटिक फोर्स से, इसलिए चार्ज कैरियर्स ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अगर ये चार्ज कैरियर्स ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो अब ये रॉड क्या बन जाएगी, ये रॉड बन जाएगी करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसका एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा जाता है और लेंथ को करंट की डायरेक्शन दे दी जाती है। अब अगर इसका डायरेक्शनल फार्मूला लिखा जाए एफ बी, डायरेक्शनल फार्मूला बन जाएगा एल क्रॉस बी। अब जरा बताइए करंट फ्लो की डायरेक्शन क्या है, करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, इसलिए हम लेंथ की जगह पे यूनिट वेक्टर जे लिख लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज, दैट मींस माइनस के लिखेंगे। सो ये बनेगा माइनस जे क्रॉस के और जे क्रॉस के का आंसर क्या होता है, वो होता है आई। सो जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इस तरीके से हम यहां से फाइंड आउट करेंगे वो क्या होगी, वो होगी एफ बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई। दैट मीन्स इस रॉड के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ एक्ट करना स्टार्ट कर देगी, दैट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स एफ एम टूवर्ड्स आर लेफ्ट होगी। सो जब हम इस रॉड को पुश कर रहे होंगे और सर्किट ओपन होगा तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा और करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये बैकवर्ड मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं बनेगी। इसलिए जब तक फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं है आप जितना पुश करते जाओगे उतनी ज्यादा वेलोसिटी गेन होती जाएगी। लेकिन जब पाथ कंप्लीट हो जाएगा तो पाथ कंप्लीट होते ही करंट फ्लो करेगा और ये रॉड हमारी पुशिंग एक्सटर्नल फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक बैकवर्ड मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, जब मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारी अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल आ जाएगा तो उस वक्त रॉड मजीद स्पीड गेन करना बंद कर देगी। फिर हमारे हाथ की पुशिंग से जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम वर्क डन कर रहे हैं, वो वर्क डन कहाँ जाएगा, वो वर्क डन यहाँ पे करंट फ्लो करवाना स्टार्ट कर देगा और मजीद स्पीड गेनिंग बंद हो जाएगी। और इस क्लॉक में हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरफ करंट मेंटेन होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो जो लेंज़ेस लॉ है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये दोनों लॉज क्या करते हैं, ये दोनों लॉज अलाउ नहीं करते, फॉरबिड करते हैं द फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट टू बी क्लॉकवाइज। लेट्स से एक लम्हे को कंसीडर कर लें कि जो करंट फ्लो कर रहा है हमारी इस लूप में, हमारी इस पुशिंग की वजह से वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं है बल्कि क्लॉकवाइज है। दैट मीन्स आपने एज्यूम ये करना है कि ये जो करंट फ्लो की डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज है। अब जब हम यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज कैरियर फाइंड आउट करते हैं इस तरीके से और डायरेक्शनल फार्मूला बनता है एफ बी इज इक्वल टू वी क्रॉस बी और रेफरेंस हमारा ये है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और बोर्ड से बाहर आता हुआ ये है जेड एक्सिस। तो जो वेलोसिटी है वो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ रॉड की और चार्ज कैरियर्स की और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है। सो माइनस ऑफ आई क्रॉस के हमें क्या आंसर देता है इस शॉर्टकट मेथड के तहत, वो हमें बताता है कि अगर हम आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे आएगा, इसलिए माइनस ऑफ माइनस जे के मुताबिक जो आंसर है वो किस तरफ आता है, वो आता है प्लस जे डायरेक्शन में। हमने अगर ये सपोज कर लिया कि ये माइनस जे डायरेक्शन में है तो नतीजा क्या होगा कि जो नेक्स्ट फार्मूला है करंट कैरिंग कंडक्टर वाला जिसे एफ एम लिखा गया है,
IL क्रॉस B, उसके मुताबिक जो डायरेक्शनल फार्मूला है वो बन रहा है FM इज इक्वल टू लेंथ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। करंट कन्वेंशनल है, साइन पॉजिटिव होगा। और अगर अब करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है तो लेंथ की डायरेक्शन कौन सी है, वो है -J, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो है -K। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमें J क्रॉस K करना है, और जब हम J क्रॉस K करते हैं तो प्लस I आंसर आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज होता तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो लेफ्ट साइड पे एक्ट करने के बजाय टुवर्ड्स आर राइट साइड एक्ट करती। तो नतीजा क्या होता, नतीजा ये होता कि हम इस रॉड को इनिशियली एक दफा पुश करते और खुद ही मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो जाती हमारी पुशिंग फोर्स की डायरेक्शन में। सो इस पुशिंग फोर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हुई है और जो एक्सटर्नल फोर्स हमने अपने हाथ से अप्लाई की है, उसकी वजह से ये रॉड हमेशा के लिए एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगी और स्पीड गेन करती चली जाएगी, करंट स्ट्रांग से स्ट्रांग होता चला जाएगा, और हमें क्या चीज मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी एन इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज फिजिकली इम्पॉसिबल। नेचर अल्लाह ताला ने इस तरह नहीं बनाई। नेचर इस तरह की है कि हर काम करने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप थोड़ी सी एनर्जी देके ज्यादा एनर्जी हासिल कर लो, कम एनर्जी कंज्यूम करके ज्यादा एनर्जी जनरेट कर लो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए ये बात लाजमी है कि मैग्नेटिक फोर्स इस रॉड पे राइट डायरेक्शन में नहीं बल्कि लेफ्ट डायरेक्शन में हमारी परसेप्शंस के मुताबिक नेगेटिव x डायरेक्शन में ही एक्ट करेगी। अब हम अपने आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs डिस्कस कर लेते हैं। पहला MCQ है, लेंज़ेस लॉ इज अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि नेचर में 4 बेसिक कंजर्वेशन के प्रिंसिपल्स हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो हमारी अप्लाइड फोर्स को अपोज करती है तो वो एक्चुअली क्या कर रही होती है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे कर रही होती है कि उस पर वर्क किया जाएगा, उसकी ऑपोजिशन को ओवरकम किया जाएगा तो उसमें एनर्जी स्टोर होगी। सो इसी तरीके से जब आप किसी कॉइल की ऑपोजिशन को ओवरकम करते हुए उसके करीब मैग्नेट लेके आते हो तो आप एक्चुअली एनर्जी स्टोर कर रहे होते हो, जो कि गैल्वानोमीटर की जगह के ऊपर कोई बैटरी कनेक्ट करके उसमें स्टोर्ड एनर्जी के तौर पे आपको मिल सकती है। बाकी यहाँ पे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशंस हैं, चार्ज के, मोमेंटम के, मास के, ये भी यूनिवर्सल लॉज ही हैं लेकिन फिलहाल अप्लाई नहीं होंगे। यहाँ पे ये बात भी बताता चलूं कि जब से कायनात बनी है फिजिकली ये लॉज कभी वॉयलेट नहीं हुए। नेक्स्ट MCQ है, लेंज़ेस लॉ एक्वायर्ड इट्स नेम ऑन द नेम ऑफ रशियन साइंटिस्ट, इसका नाम है हेनरिच फ्रेडरिच एमिल लेंज, और मुख्तलिफ लिटरेचर बुक्स के अंदर इसका नाम हेनरिच लेंज या फिर फ्रेडरिच लेंज या फिर एमिल लेंज भी लिखा जाता है। तो कुछ भी लिखा जाए आपने यही समझ लेना है कि ये वही साइंटिस्ट है जिसने लेंज़ेस लॉ को फॉर्मुलेट किया था। नेक्स्ट है, लेंज़ेस लॉ वाज डिड्यूस्ड और फॉर्मुलेटेड इन, कब फॉर्मुलेट किया गया था, ये 1834 में फॉर्मुलेट किया गया था। सो यहाँ तक हमने लेंज़ेस लॉ की डिस्कशन कंप्लीट की। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि लेंज़ेस लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF किस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मैच होता है। सो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफिज।